नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। मिडिल ईस्ट में हालिया सिफारती क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान किया है। अनप्रेसिडेंटेड मूव में मंडे को 5 जून यानी कि ये ऐलान बाकायदा तौर पर सामने आया कि बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई ने दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने और फरोग देने की बुनियादों पर कतर से अपने तमाम जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो तर्क कर दिए हैं। तमाम जमीनी, समुद्री और हवाई जो रास्ते हैं उनको भी कतर के लिए बंद कर दिया है और यूएई, सऊदी अरेबिया ने अपने वहां पर जो कतर में मुकीम अपने शहरी हैं उनको भी वापस आने का कहा है और अपने वहां पर उनके लैंड में जो वो लोग होस्ट कर रहे हैं कतर के सिटीजन, उनको भी 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि वो वापस अपने मुल्क यानी कि कतर रवाना हो और वापस जाएं। सिमिलरली हमने देखा है कि पूरी दुनिया में अगर इसके कुछ अभी इस वक्त जो इफेक्ट सामने आ रहे हैं उसकी बात करें तो ना सिर्फ कतरी मार्केट बल्कि यूरोपियन मार्केट्स ने भी इसका एक इम्पैक्ट लिया है, वो भी इससे हिट होती हुई नजर आई है। वहां पर प्लंजेस हमने देखे हैं कंसेक्यूटिव 2 रोज ओइंग टू द सेम फैक्टर रिपोर्टेडली। साथ साथ सोने की भी कीमतों में एक इजाफी रुझान हमें इसी वजह की इसी बेसिस पर हमें नजर आता है। इसी जो एक रीजन है इसकी बुनियादों पर सऊदी अरेबिया में, यमन में जारी यहाँ तक कि जो वॉर है, जारी जंग है, उसमें भी जो कतरी ट्रूप्स है उनको भी विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन अभी तक कतर की तरफ से इम्पोर्टेंटली कोई भी रेसिप्रोकेशन इन तमाम अग्रेसिव मेजर्स की नजर नहीं आई है। कतर को आइसोलेट करने के लिए जितने भी मेजर्स लिए गए हैं, मुस्लिम दुनिया में बढ़ते हुए डिवाइड को आइडेंटिफाई करते हुए इसको दोबारा से रीआइटरेट करते हुए ये एक पर्टिकुलर मेजर नजर आया है और कुवैत भी इसमें जो एक मीडिएटिंग किरदार है या रोल है वो ऑफर कर रहा है। यूएस का रोल इस वक्त इसमें अनक्लियर नजर आता है, जहां पर ऑफिशियल्स ये बात करते हैं कि उनकी तरफ से मीडिएटिंग रोल प्ले किया जाएगा। वहां पर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर की तरफ से कुछ ऐसी ट्वीट सामने आई जहां पर उन्होंने ये कहा कि रियाद समिट में जो उन्होंने बात की थी कि वंस एंड फॉर ऑल रूट कॉजेज को एलिमिनेट किया जाए जो दहशतगर्दी से मुंसलिक है, उसी की वजह से ये कतर के खिलाफ तमाम जो गल्फ ममालिक हैं उन्होंने इस तरह का एक मेजर, बहुत ही हार्ड कोर अग्रेसिव किस्म का मेजर लिया है। याद रहे कि 2014 में भी इस तरह के सिमिलर लाइंस पर हमने देखा था कि कतर के साथ इन्हीं ममालिक से ताल्लुकात मुनक़ता करने की बात की थी और अपने तमाम जो डिप्लोमेट्स थे उनको वापस बुला लिया गया था। लेकिन याद रहे कि जो लैंड, सी और एयर रूट्स हैं जो इस दफा बंद किए गए हैं वो उस दफा नहीं किया गया था। ये तमाम चीजें इस तरह से इस मेजर पर इस लेवल पर नजर नहीं आई थी जो कि इस दफा नजर आ रही है। क्या बनेगा? और इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान का जो हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि मुस्लिम उम्मा में और मुस्लिम दुनिया में किसी भी तरह के डिवाइड या सेक्टेरियनिज्म को पाकिस्तान ने कभी भी स्पॉन्सर नहीं किया, ना कभी पाकिस्तान इसका हामी रहा है, बल्कि पाकिस्तान इसमें मीडिएटिंग किरदार अदा करता हुआ नजर आया है। लिहाजा इस मरतबा पाकिस्तान का जो अब इसमें रोल होगा वो बहुत ही डिसाइसिव होगा, क्रिटिकल होगा और ऑफकोर्स गिवन द फैक्ट कि जिस तरह के ताल्लुकात हैं या रवाबित हैं पाकिस्तान के इन ममालिक के साथ, पाकिस्तान पे काफी प्रेशर्स भी मौजूद होंगे। इस नीड ऑफ आवर गुफ्तगू में बाकायदा आगाज करते हैं इसका। मेरा साथ दिया है पैनल में एयर मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख साहब ने। आपका दिफाई तज्जिया पूरी बात में हमारे लिए अहम और रहनुमाई हमें देगा कि किस तरह से आगे चीजें शेप अप होती जा रही है। एम्बेसडर शाहिद अमीन भी हमारे साथ पैनल में तशरीफ फरमाए, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और सऊदी अरेबिया में भी पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं। लिहाजा इंपॉर्टेंटली सिफारती मामलात पे आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। सुहेल वजाहत साहब भी पैनल में मौजूद है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर्मर चेयरमैन फॉर पीएसओ। लिहाजा जो इसमें एक इम्पैक्ट हम कह रहे हैं क्रूड ऑयल पे आएगा और इंटरनेशनल मार्केट पे ऑलरेडी इसके कुछ इम्पैक्ट आने स्टार्ट हो गए, उसके बारे में आपसे बात रहेगी। फोन लाइन पर हमारा साथ देंगे डॉक्टर फुरकान हमीद फ्रॉम टर्की, हेड ऑफ उर्दू सर्विस TRT। लिहाजा उनसे भी इस पूरी बात का, कॉलमिस्ट भी है जंग में डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, लिहाजा उनसे पूरी बात का जो सहाफती पहलू है वो जानेंगे और टर्की का भी इसमें जो रोल है क्या रहेगा, मीडिएटर का होगा तो किस तरह से चीजें या मामला आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे उनसे। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पैनलिस्ट। हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है डॉक्टर फुरकान हमीद शॉर्टली टू जॉइन अस टू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन। एयर मार्शल साहब, आपसे बात का आगाज करूंगी। सर बताइएगा, तमाम चीजें इस वक्त क्लैरिटी तो आ गई है, लेकिन सबसे बड़ा जो एक शॉकर है सबके लिए वो ये है कि अब क्यों, वाई नाउ? Why now and is there a background to it? Yes. क्या कोई चीज होती रही है पीछे? असल में कतरी प्रिंस जो हैं यानी उनका शुरू से जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला है 1998 या 99 में, तो उन्होंने अपने वालिद को साइड लाइन किया था उस वक्त। और जब वो किया था तब भी उस वक्त एक रिस्पॉन्स खास करके सऊदी अरेबिया और यूएई से इसी किस्म का आया था, क्योंकि वहाँ पे भी ये खतरा था कि कोई हमारा बच्चा इसी तरह हमारे साथ ना करे। तो इट वॉज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद उनका एक
apparently एक coup organize करने का था. There was a coup which was to be organized and to oust him. वो coup was actually compromise हो गया क्योंकि उन लोगों ने जिन लोगों को वहाँ पे mobilize किया था उनमें से ही एक ट्राइबमैन ने आके सारी बात बता दी थी, उसकी वजह से that coup was not successful. उसके बाद then again the second time that you mentioned of 2014 के अंदर भी इस तरह की चीजें, there has been a correction because इनके लिए जहाँ तक Prince Thani is concerned, he is the maverick. He is not conformist. जो वहाँ पे जो सारी जो बाकी GCC या अरब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ है. और अगर आप अल जजीरा को देखिएगा तो वो भी कुछ मुख्तलिफ ही नमूनों से सारे अरब वर्ल्ड को पोर्ट्रे करता है बनस्बत ये दोनों खास करके UAE और सऊदी अरेबिया. ऐसे भी UAE के वहीं पर ज्यादा रिजर्वेशन हैं जिस वजह से ये बिल्कुल असल में ये दोनों मुल्क हैं जो इसको इस वक्त लीड कर रहे हैं कैंपेन को अगेंस्ट. और अगर आप इसको जरा गौर से देखिएगा तो हालांकि अमेरिकन के फोर्सेस वहाँ पे कतर के अंदर एंगेज हैं और वहाँ पे स्टेशन है विच इज द लार्जेस्ट एक्चुअली अमेरिकन बेस ओवर देयर. इट हैज गॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट मिलिट्री इंपॉर्टेंस फॉर अमेरिका का जो वहाँ पे इंटरेस्ट है दैट इज नॉट ओनली द मिलिट्री बेस मगर वहाँ का जो ऑयल एंड गैस है वो भी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक एसेट जो वहाँ पे उनके समझते हैं कि अगर ये हमारे एक किसी न किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं तो हमारे कहने पे होगा जरूर. तो ये उसके होते हुए लगता ऐसे है कि ये चीज जो हुई है वो बगैर अनॉल्ड फ्रॉम अमेरिका कुड नॉट हैव टेकन. राइट और के बीच के ताने बाने जोड़े जा रहे हैं. बिल्कुल इसमें अगर आप देखिएगा इससे थोड़े ही दिन पहले आप GCC की मीटिंग हुई उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आई और फिर उसके बाद जो अभी यहाँ पे इस्लामिक अरब समिट जो है US उसके अंदर कोई चीज नहीं हुई इमीडिएटली देयर आफ्टर. और वो ये हुआ कि वहाँ पे एक ट्वीट actually was supposed to be organized or have been said that it has actually been done by the prince. उनके तानी के साथ कहा गया कि वो कह रहे हैं कि इजराइल के साथ अच्छे मरासम हैं और Iranian are the leader of the Islamic world as such. ये दोनों चीजें हालांकि उन लोगों ने काफी दफा उसको रिफ्यूट कहा कि ये किसी ने हमारी साइट का हाईजैक किया हुआ है, ये सही नहीं है. मगर उसके बावजूद उनके कहने के ऑफिशियल मीडिया पे उनकी जो साइट थी उसको वही चीजें फिर इन दोनों मुल्कों में रिपीट करते रहे. ये 3 घंटे तक उनके चलते रहे बच्चों कहते हैं कि इससे ज्यादा. और इसका चलना जो था इसकी वजह से लोग ये सस्पेक्ट करते हैं कि हालांकि अब कह रहे हैं कि दिस साइट वाज एक्चुअली हाईजैक्ड बाय द रशियन व्हिच मे नॉट बी. अगर रशियन थे तो देन व्हाई शुड दीस पीपल बी कंटिन्यूइंग टू से द सेम थिंग. सो देयर वाज सम अल्टीरियर मोटिव. अल्टीरियर मोटिव क्या है? Looks like they want to bring this prince, who seems to be a maverick, in line. They want him to become a conformist. He stay in line with the rest of it. Right. पहले 2 दफा 3 दफा जो इन्होंने किया है उसके साथ फिर भी वो उसी तरह रहे जैसे. अब जो चाहते हैं कि कुछ ज्यादा इस तरह किया जाए कि he conforms definitely with what their policy has been. लेकिन सर फिर टेररिज्म स्पॉन्सरशिप का इल्जाम तो अपनी जगह वो कहाँ पर पहुंचा उसमें कितना है? मेरा ख्याल है टेररिज्म स्पॉन्सर का जो इल्जाम था वो इल्जाम cannot actually be really there is nothing to put anything connecting terrorism with Qatar. If anything they have been facilitating getting people to talk. अभी भी जब आपका यहाँ पे तालिबान से बात करनी थी तब भी उनका ऑफिस वहाँ कतर में खोला. वहाँ पे जहाँ पे भी कतरी का रोल all along has been that of a facilitator to produce some useful talk in the Muslim world and change the Muslim world from what it has been and also project the Muslim world in the correct. Jazeera being in that. और जहाँ पे भी जिस फोरम पे भी रहे उनका यही रहा है. और एक और चीज आप देखिएगा कि कतर इज financially a very rich country. Right. It has probably the best health sector, best education in all the Arab world. उनकी investments जो है खास करके Berkeley and दूसरी banks के अंदर in UK have been the largest. They have actually over 30% of high-rise buildings of London. They are owned by Qataris. 30,000 Qataris are billionaires. And Rex Tillerson, who is the Secretary of State, he has a very big stake with the Qataris.
He knows Qataris very well because his major part of the business is done by them, and he is presently orchestrating the American policy. अभी सिडनी के उनकी स्टेटमेंट जो थी वहाँ से भी उन्होंने यही कहा कि we will try and facilitate a rapprochement among them. But then again, sir, President Donald Trump के बिल्कुल इसके मुतरादिफ ट्वीट आई है. So the tweet politics is interesting in its sense, but then again. President Trump is not quite in line with the rest of his team. Yes. Unfortunately, his own picked up team. And this is not the single precedent that we are witnessing as such. Ambassador साहब, आपके नज़र में क्या मामलात हैं और कैसी की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? आप सफीर भी रहे हैं पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया में, और हमारी दोनों तरफ टेक्स काफ़ी हाई है. पाकिस्तान का इसमें क्या स्टैंड इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर भी बात की जा रही है, क्या रहना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला बन गया है, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं भी कुछ इजाफा करूंगा कि मसला है क्या. जी. कतर एक बहुत छोटा सा मुल्क है, आबादी 30 लाख से कम है, जिसमें आधे से ज्यादा गैर मुल्की हैं, लेकिन दुनिया का अमीर तरीन मुल्कों में है क्योंकि उनके पास ऑयल और गैस जो है बेतहाशा है. इनका बैकग्राउंड ये है कि ये एक सऊदी कबीला है और वहाबी मजहब का यहाँ पे जो फिरका है उसका वहाँ पे असर रसूख है. माजी में तो समझा जाता था कि कतर जो है वो सऊदी अरेबिया का एक किस्म का अगर सैटेलाइट नहीं तो बिल्कुल ही हमनवा मुल्क है, लेकिन ये तब्दीलियाँ हुई मौजूदा जो अमीर हैं उनके दादा से, जिनको जबरदस्ती एक पैलेस कू में तख्त से हटा दिया गया. बेटे ने उनकी जगह बादशाह बन गए और अब से 2-3 साल पहले इनके बाप ने वॉलंटरीली अपने बेटे को नया रूलर बना दिया है. लेकिन इम्प्रेशन ये है कि पीछे से असल रसूख बाप का है और बेटा जो है मोरलेस लाइक फ्रंट मैन है. ये बात सही है कि जो इख्तिलाफात हैं उनमें 3 वजूहात हैं. एक तो ये कि कुछ इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं या मैवरिक कह लें, जिसमें अल जजीरा का भी एक हिस्सा है, और वो ऐसी बातें करता रहा है जो कि दीगर ममालिक को पसंद नहीं आ रही हैं और काफी अर्से से शिकायत है. लेकिन उनकी सही है गलत मतलब वो अपना है. दूसरी चीज जो है जो ज्यादा अहम है कि इनके एक सपोर्ट है मिस्र की एक कदीम तंजीम है अखवानुल मुस्लिमीन, इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड. उसको इन्होंने हमेशा और कम से कम मौजूदा रूलर ने उनके बाप ने मुस्तकिल उसको सपोर्ट किया. और एक उस वक्त तक तो मामला ठीक था जबकि खुद मिस्र में सदर मुर्सी जो थे उसी तंजीम के आदमी सदर बन गए. लेकिन फिर आपको मालूम है मिस्र के हालात में बिल्कुल 180 डिग्री टर्न गया है कि जो सदर मुर्सी जो है वो जेल में है और अक़वामुल मुस्लिमीन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके समझे दुश्मन के तौर पर तस्वीर किया जा रहा है. तो इन मौजूदा हालात में कतर का जो वहाँ से जो ताल्लुक है जो कंटिन्यूज, क्योंकि इख्वान के जो सबसे अहम लीडर हैं वो इस वक्त कतर में रहाइश पजीर हैं. और ये कि फाइनेंसिंग वगैरह का सिलसिला भी इल्जाम है. इससे कौन नाराज है? मिस्र, क्योंकि वो तो उनको दुश्मन समझते हैं. और इसके अलावा ये जो सीरिया वगैरह में जो बात तंजीमें हैं जिनमें अलकायदा और भी लोग हैं, ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि कुछ न कुछ कतरी फंडिंग इधर भी जारी है. और पिछले दिनों उनकी रॉयल फैमिली के 25 या कितने लोग जो थे साउथ इराक में शिकार करते हुए पकड़े गए थे और उन्होंने पैगाम दिया जिसके बारे में कहा था $1 बिलियन वॉज पेड टू द टेररिस्ट टू गेट द रिलीज ऑफ दोज पीपल. तो अब ये आ गया इल्जाम दहशतगर्दी का, जो मेरे ख्याल में इस वक्त फोकस है कि ये दहशतगर्दों की किसी न किसी तरीके, एक तो इस्लामुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द करार दे दिया गया, फिर ये जो और वाकयात में है. तो सबसे बड़ा इनके खिलाफ शिकायत है कि आप जो है दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं या उनको किसी न किसी तरीके से सस्टेन कर रहे हैं. और तीसरा इल्जाम जो है जो इतना ऑब्वियस नहीं है वो ये है कि इनकी ईरान के बारे में एक निस्बतन बैलेंस पॉलिसी है. ये तो नहीं कहेंगे कि ये प्रो ईरान है, लेकिन निस्बतन बैलेंस पॉलिसी और गालिबन सही पॉलिसी है. उसमें भी इनका एक इकोनॉमिक स्टेट है क्योंकि एक बहुत बड़ी गैस फील्ड है वो ये दोनों मुल्क शेयर करते हैं, ईरान और कतर शेयर करते हैं. तो ये इनकी ईरान के बारे में निस्बतन मॉडरेट पोजीशन का है. अब जो आपने बात की कि ईरान से अभी भी हमने देखा कि ईरान एक तरह से सिचुएशन को कैपिटलाइज करता भी इन द सेंस नजर आया कि फूड सप्लाई का जो मसला है उन्होंने ऑफर किया है, आगे से कुछ मालूम नहीं आएगी या नहीं आएगी. एनीवे इतनी दौलत के साथ वो दे कैन बाई फूड फ्रॉम एनीवेयर, वो तो मसला नहीं होना चाहिए. लेकिन देखिए फौरी तौर पर ये जो रिएक्शन आया है इसमें एक चौथा पहलू भी काबिल गौर है कि सऊदी अरब की जो मौजूदा लीडरशिप है
यकीनन किंग सलमान इज द किंग, लेकिन ये कि ऐसा नजर आता है कि डिप्टी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो हर चीज पे छाए हुए हैं और वो बड़े इम्पेक्चुअस आदमी हैं, बहुत एक्सट्रीम किस्म के मेजर लेते हैं और ये उनका असर रसूख चल रहा है कि आपने देखा यमन में पहले घुस गए, अब इनके खिलाफ इतना रिएक्शन हुआ और इसमें समवेयर देयर इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। इतनी ज्यादा एक्सट्रीम किस्म की पॉलिसी जब अख्तियार की जाती है तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो दैट इज व्हाई आई विल एंड द डिस्कशन बाय सेइंग कि पाकिस्तान पे भी इसकी इम्प्लीकेशन होंगी और हमें बहुत एहतियात से अपना रास्ता, वी हैव टू ट्रैक द ग्राउंड वेरी केयरफुली। इस झगड़े के अंदर मुलव्वस होने से जितना कोशिश की जाए दूर रहें, लेकिन दिस इज अ टेस्ट ऑफ आवर डिप्लोमेसी और बदकिस्मती से अगर हम इसमें कोई मीडिएटर का भी किरदार ऑफर करेंगे तो हमारे ऊपर आ जाएगा, भी एक मसला हो जाएगा। अभी फौरी तौर पे जस्ट गो स्लो, लेट्स वेट टू द थिंग व्हिच इज द मोर ऑब्वियस लॉजिक। राइट। सुहेल बजाज साहब, जो अभी स्टेक्स की बात कर रहे हैं, ज्यादातर इकोनॉमिक स्टेक्स और खिते में भी ऑयल डायनामिक्स पे इसके बहुत खास असरात प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं, कितना उनमें वेट है, आपको लगता है कुछ होगा? जो मेन एक्सपोर्ट है उनकी विच इज अबाउट मोर देन 80% फर्टिलाइजर, उसके अलावा वो भी पेट्रोलियम बेस है, तो ऑयल है जो कि उनके पास 43 ईयर्स का है, सारी दुनिया को सप्लाई करें तो। फिर उनके पास गैस है जो 143 ईयर्स के करीब है। अच्छा, गैस उनकी मेजॉरिटी जो है ना वो जाती है जापान को और साउथ कोरिया को, इंडिया को, चाइना को, ये सारी चीज़ें तो अफेक्ट होंगी। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो अगर आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो रिसेंटली हमने 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसका हमें कोई इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है LNG का, लेकिन वो जो है ना वहाँ से इम्पोर्ट हो रही है, तो उसका इफेक्ट ज़रूर आएगा। और इसके बेस के ऊपर हमने 2 पावर प्लांट लगा लिए और हमने एक लाइन भी डाल दी यहाँ से वहाँ तक, तो उस पर हमें अब उसका थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। ऑयल जहाँ तक है, ऑयल हम ज़्यादातर लेते हैं UAE से, सऊदी अरेबिया से, कुवैत से, तो इसका इतना फर्क अभी नहीं आना है। हाँ, इंटरनेशनल प्राइस पे क्योंकि ये आउटपुट कम होगी तो डिमांड तो वही है जो है और आउटपुट थोड़ी सी कम हो जाएगी कतर की, तो डिस्पाइट नहीं कर, तो इसका इफेक्ट अभी तो नजर नहीं आएगा क्योंकि ऑयल हमेशा 3 महीने पहले का बुक हुआ होता है। तो अब जो अगले 2-3 महीने में ऑयल प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, और मेरे हिसाब से कोई $5 से $10 के बीच में फर्क आ सकता है। कल ही $1-2 का तो कल ही परसों आ गया, और अगर आप इसको इसी तरह से देखते चले आ गए, लिंगर ऑन हुआ। मेरे जाती ख्याल ये है कि ये लिंगर ऑन नहीं होगा, ये नीजर टाइप रिएक्शन है, इसको कोई ना कोई मीडिएट करेगा क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा मुल्क है। इसको यानी अगर आप देखें तो उनकी फौज भी मेरे ख्याल 13,000 से ज्यादा की नहीं होगी, 13-14,000 की फौज होगी अगेंस्ट दी सो मैनी कंट्रीज। इसमें बहरीन भी जो है ना वो उसके पास भी अमेरिकन बेड़ा खड़ा हुआ है, यहाँ भी सेंटकॉम है, अमेरिका भी ऑल ऑफ अ सडन तो पूरा सेंटकॉम उठा के कहीं नहीं ले जा सकता। तो मैं पाकिस्तान का जो रोल देखता हूँ इसमें देखें दहशत गर्दी को, ये आजकल बड़ा आसान हो गया कि दहशत गर्दी के लिए हमने ये कर दिया, दहशत गर्दी के लिए एक अजीब किस्म का जो है ना बज़वर्ड हो गया दहशत। हर आदमी जितना दहशत गर्दी की कोशिश कर रहा है रोकने की, उतनी दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है। क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि दहशत गर्दी को रोकने के दूसरे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए बनिस्बत इसके कि हम किसी को कॉर्नर करके बजाय वो एक्सपोज करने के कि दहशत गर्दी हो कैसे रही है, हम किसी को कॉर्नर करते वो और बड़ा दहशत गर्द बन जाता है। तो इस तरह से अब देखना है कि इसकी बनना पाकिस्तान के लिए ये बहुत एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉन्ग टर्म रहा तो हमारा LNG पूरा वहाँ पर बेच सकता है, पूरा इफेक्ट कर जाएगा बहुत बुरी तरह। अमेरिका को इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपनी शेल गैस निकाल ली है, तो अब वो इनके रिजर्व्स पे इतना वो नहीं करते हैं नसार, ऑयल पे थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उनकी अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई उनके अपने शेल गैस से। तो इसलिए जापान को बड़ा फर्क पड़ेगा, इंडिया को पड़ेगा, चाइना को पड़ेगा और पाकिस्तान। तो पॉसिबली ये तमाम ममालिक अपने इसी असर की वजह से ऑफकोर्स कोई अगर डायरेक्टली ना करें तो कोई बैकडोर चैनल, बैकडोर तो डेफिनेटली होगा। एम्बेसडर साहब बैठे हैं, एक्सेलेंसी, वो खुद ये समझते हैं कि बैकडोर तो देखें इसमें बहुत सारे लोग प्रेशर डालेंगे सऊदी अरब पे भी, इस पे भी बातचीत भी होगी, इकोनॉमिकली भी बाकी चीजें, लेकिन हमें बहुत सोच समझ के चलना है क्योंकि हमारे लिए जैसे कहा अमीन साहब ने कि बहुत ही नाजुक मौका है क्योंकि हमारे ताल्लुकात सबसे बड़े डिफरेंट किस्म के हैं और हम इसको खराब अगर हमने किसी भी एक आध जुमले से भी कर लिया, बहुत सोच के कोई भी स्टेटमेंट या ट्वीट या कोई भी चीज जो इस वक्त होनी चाहिए वजारत खारजा से या जहां से भी, वो बहुत ही सोच समझ के होनी चाहिए। खामोशी इस वक्त मेरे हिसाब से
بہتر ہے اگلے 5, 7, 8 دن اس کے بعد دیکھ کے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. آپ نے اپنے آپ کا رول طے کرنا ہے. پہلے ہمیں اپنے آپ کا رول طے کرنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اس ایشو کو. ایشو بہت بڑا ہے یہ, اگر یہ چلتا رہا تو. بہت انفارچونیٹ بات ایک یہ بھی ہے جو کرنی ضروری بھی ہوگی کہ آل ان دا نیم آف ریلیجن اینڈ آل ان دا نیم آف اسلام. سر بتائیے, ٹیررزم جتنی بھی باتیں ہو, چاہے وہ ایک خطے سے مڈل ایسٹ سے منسلک ہو یا کہیں ویسٹرن ورلڈ سے منسلک ہو, وائی ڈز اٹ آل کم ڈاؤن ٹو دا نیم آف اسلام اینڈ ٹو دا نیم آف آر ریلیجن. اور سعودی عربیہ کی طرف سے جو یہ بات کی جا رہی ہے, ایمبیسڈر صاحب نے اس کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کی کہ وہابیزم کا تو خود جو جیسے کہتے ہیں فلیگ شپ سپورٹر ہے سعودی عربیہ, سو ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی ایلیج دا قطری سائڈ آف سپورٹنگ IS؟ اگر آپ دیکھیے گا 9/11 کے بعد اس کے اوپر بہت زیادہ ہو گیا کہ دیٹ اینی تھنگ دیٹ ہیپنس, اگر ایک آدمی جا کے ایک اسکول کے اندر 11 بچوں کو مار دیتا ہے اینڈ ہی از ناٹ آف دس فیتھ, دین اٹ از ناٹ ٹیررزم. But if there is one who is of this faith, then it is terrorism. So it is not the act, it is actually the faith which actually decides whether the act is act of terrorism or not. Going back to what was being mentioned earlier also, Muslim Brotherhood was an ally, was a good people of Egypt. Now they are terrorists. So you will find that the definition of terrorist keeps on differing. Okay, from which angle you are looking at that. ہمارا جہاں تک قطر اور پاکستان کے ریلیشنز ہیں اور ہاؤ وی شوڈ بی ایکچولی بی اپروچنگ انفارمل, جیسے ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, اس طرح کی ڈسکشن ہوتی رہیں, سو دیٹ آل دا اسکولز آف تھاٹس کیپ کمنگ ان فرنٹ کہ کیا ہونا ہے, کیا چیز ہے, اور ون شوڈ گیٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا کمپلیٹ کمپلیکسٹی آف دس ایشو, اور اس جگہ میں کیا چیز ہے اور کہاں پہ اگر اف اٹ آل دیر از اے رول فار پاکستان, دین ویئر اینڈ واٹ رول پاکستان کین پاسبلی پلے. اس وقت ہمارے پاس جو اگر آپ دیکھیں سینٹکام کی بیسیکلی ایک وہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے قطر. اف دے ور ٹو ریپلیس دس ٹو سعودی عربیہ, سعودی عربیہ کے اندر اگر آپ کو یاد ہو ڈیزرٹ اسٹارم کے اندر دے ہیڈ ایوری تھنگ آپریٹنگ فرام دیر, اینڈ دین ایٹ اے ویری شارٹ نوٹس دے ہیڈ ٹو موو آؤٹ فرام سعودی عربیہ because there was internal conflict Saudi Arabia, because they didn't want them to stay there. So they were asked to leave despite all reservations. Phir bhi Americans then decided to come to Qatar. That's where they established themselves. Qatar or Kuwait ke andar, these are the two places where they are stationed themselves. Militarily, the presence of the Americans in this Gulf region is going to be there. They are not going to leave this region. They are going to stay because yahan pe vital natural resource hai, which is oil and gas. Despite the fact that جیسے بجاج صاحب کہہ رہے تھے کہ سیلف سفیشینٹ ہے ابھی شیل گیس سے, انہوں نے they will capitalize on this is an important wealth of the world, and on which they would like to have certain control, and they would not, I don't think in foreseeable future they are going to leave the Gulf. Gulf کے اوپر ان کا کنٹرول اینڈ پریزنس رہے گی in one form or the other, and it will be military presence what I'm talking about. Economic presence, of course, there are so many ان کے یہاں پہ ٹریڈ ایگریمنٹس وغیرہ ہیں جس کے under which they are continuing to import and export things from here. جہاں پہ اگر آپ دیکھیے گا کہ بیسیکلی کیا ہے جو ہم ٹیررزم کے لیے اینڈ ٹو کنٹین ٹیررزم کریں. ابھی وجاز صاحب نے یہ بات کی کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے ری ڈیفائننگ آف ٹیررزم. شوڈ وی ریئلی لک ایٹ ٹیررزم لائک اٹ از کہ آپ نے اس کے فیتھ ریلیٹڈ کرنا ہے, آپ نے ایکٹ ریلیٹڈ کرنا ہے, یا اس کے کاز کو دیکھنا ہے کہ آفٹر آل یہ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. کین وی ایکچولی ایلیمنیٹ دا کازز, کین وی ٹرائی اینڈ ایٹ لیسٹ اف ناٹ ایلیمنیٹ کنٹین دا کازز. اگر آپ کا کشمیر کے اندر کہتے ہیں ٹیررزم میں, دیر از اے کاز فار اٹ. فلسطینینز, دیر از اے کاز فار اٹ. یمن میں اگر ہوتیز کا ہے تو یہ دیر از اے کاز. اگر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں مینچسٹر میں ہوا ہے, who is this person? Somebody who was actually sponsored. What about London terror attack, sir? London terror attack. That these are the people who were actually on about 15 scope. They knew that. They have been using them in Syria. So now when the same monster comes back to bite you, so you are creating monsters yourself. Then you can't keep on blaming that terrorism is taking shape or more in the world. The danger for us is that these things can easily spin out of control. God forbid, if there is somebody among the GCC or the Arab states
head of the state who is eliminated by assassin. I don't know what will be the fallout of that. If you remember, the First World War started with that. Accidentally, somebody got killed or was killed, and that's where things happened. So we've got to see things from all angles. اور یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اپنی پلیسمنٹ کریں یہاں پہ کہ پاکستان ہاؤ شوڈ اٹ ریمین پلیسڈ ان دس پرٹیکولر ایشو. وی ہیو somebody who is leading the force there in so to say the coalition force. What should be his role and what should be the Pakistan role? Again, has to be looked carefully and has to be decided here. We can't let the individuals do that. There will be an individual, of course. ماشاء صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں I'll have your one liner and then I'll move towards the break. پاکستان کو ملیٹریلی ایٹ لیسٹ اس بات کا ایج ملتا ہے کہ ہم لوگ واحد وہ مسلم ملک ہیں جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اس کیس میں تھوڑا سا بتائیے گا, جس طرح سے کہہ رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب نے بھی نشاندہی کی اور سہیل صاحب نے بھی کہ ریپرکشنز یا اس کے فال آؤٹ پاکستان کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کچھ ان فال آؤٹ کی کرٹیلمنٹ آپ دیکھتے ہیں فار دا سول فیکٹ دیٹ وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ اینڈ دا سول مسلم پاور. ہمارے دو چیزیں, it's not only that we being a nuclear power apart, we have a fairly large presence of military in Saudi Arabia. We have a fairly large number of Pakistanis working in Qatar and Bahrain and all these places. Absolutely. And Saudi Arabia. Yes. So they are remitting to you also the foreign exchange. Local aapki aati hai, remittances aati hain. So it is basically not only your militarily being present there and its implication. Iski implication یہ ہے کہ we have to be very clear that ہم نے سوائے سعودی ٹیریٹری کے ڈیفینس کے there is no other role that Pakistan has, military has. اور we must have clear roles defined کہ اگر یہ بنتا ہے coalition of forces of the Muslim countries, then what will be its task and what will be its role. اس میں بھی اب ہم دیکھ رہے تھے کہ withdrawal کی نیوز آ رہی تھی کہ پاکستان withdraw. I don't think we will withdraw our troops from Saudi Arabia. It's not likely. Though there was some such local news which, but personally I don't think that we will withdraw from Saudi Arabia. جی شاہد صاحب آپ کا one liner, I'll then go to a break after long length. withdrawal کی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں. we should not discuss it. جب اسٹیج آئے گا دیکھا جائے گا. پریمیچرلی اس کی بات کرنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹرمز آف ریفرنسز کیونکہ اس پورے الائنس کے اس وقت کلیئر نہیں ہے تو اس کے اوپر خبریں یقیناً ایسی گردش کر رہی تھی, بٹ یس پری میچور ہے اس کے اوپر بات کرنا. جب واپس آئیں گے بریک کے بعد تو مزید اس کے اوپر اس کے جو امپیکٹ انٹرنیشنلی ہے اور اب آگے کیا موو اہیڈ کیا جائے, کون اس میں میڈیٹر کا کردار ادا کرے گا اور کیا واقعی پاکستان کے لیے پیس آف وزڈم یہی ہے کہ اس وقت تھوڑی خاموشی اختیار کیا جائے, ایک ویٹ اینڈ واچ کی اسٹریٹجی رکھی جائے اور پھر آگے بڑھا جائے, کیونکہ پاکستان کے لیے بھی معاملات ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں پیچیدگی کا مظاہرہ کریں. پروگرام دیکھتے رہیے گا, ویل بی بیک. کہتے ہیں کل آپ کا گھر رینٹ کے لیے خالی ہے, اب کیا کرتے ہیں؟ ہم جاب کرتے ہیں. اس کا رینٹ وغیرہ کیا ہے؟ 25,000 رینٹ ہے اور 2 ماہ اس کو. اس کے علاوہ کوئی شرائط؟ پولیس ویریفکیشن چاہیے ہوگی آپ کی. یہ سال کا ایڈوانس رکھیں, پولیس کے چکروں میں کون پڑتا ہے؟ ٹھہریے, یہ دیکھ کر خوش مت ہوں کہ کتنا پیسہ آیا ہے. سوچیں یہ پیسہ کون کہاں سے لایا ہے. دہشت گرد شہری علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے کرائے کے مکان ہی استعمال کرتے ہیں. پرم پاکستان کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں, کیونکہ ہر پاکستانی رد الفساد کا سپاہی ہے. ویلکم بیک ٹو ڈسکشن. وہیں سے بات کو ریزیوم کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے سسپینڈ کیا تھا بریک سے پہلے. ایمبیسڈر صاحب, ایک ہم نے اس الائنس کی بھی بات کی, تھوڑا سا اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیے گا کہ پری میچور تو ہے لیکن اس کے ٹرمز آف ریفرنسز واقعی اس طرح سے سامنے نہیں آئے ہیں. ایران کا اس میں کیا رول ہے اور ایران کی کیا پارٹیسپیشن ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنی باقی ہے. دوسری سر, جو آپ نے سعودی ڈپٹی کراؤن پرنس کی بات کی ہے کہ ان کا اثر و رسوخ وہاں پہ بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے. اتنا اثر و رسوخ کے 4 ہم نے مزید اس کے اندر اپنے پارٹنرز جوڑ لیے اور آئسولیٹ آپ قطر کو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کر چکے ہیں مڈل ایسٹ میں اس میجر کے بعد. اگر پہلے ہم قطر کی بات کریں اس کے بعد پاکستان کا اور اس الائنس کا. الائنس از اے سبجیکٹ بائی اٹ سیلف. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ قطر کو انہوں نے اتنا پریشر ڈالا ہے کہ قطر کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے.
اور آلریڈی انہوں نے اس بات پہ رضامندی کی ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا ہے. اور ان کا دیکھیے یہ جو گلف کنٹریز ہیں ایک خاندان کی طرح ہیں اور ان کی روایت ہے کہ آپس میں کوئی اختلاف ہوتا بھی ہے تو پھر ان کے بڑے وغیرہ مل کے بیٹھتے ہیں اور معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے اور میرے خیال میں اس بار بھی ایسا ہوگا. یقیناً اس کی ڈائمینشن زیادہ ایکیوٹ ہیں اور کنفرنٹیشنل ایٹیٹیوڈ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے, جس کا میں نے اشارہ کیا کوئی ینگ لیڈرشپ انوالوڈ ہے. لیکن یہ کہ میرا تو اپنا اس وقت یہی اندازہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے طے ہو جائے گا. اٹس مور لائک اے ببل اینڈ اٹ ول بی اینڈ آن ٹرن وچ ول بی ایکسیپٹیڈ بائی قطر. اس کو بہت اس میں اپنی پالیسیز میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی. باقی یہ ہے کہ دیکھیے قطر کی ایک امپورٹنس اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک امریکنس کا ملٹری بیس ہے, دوسرا ان کی بحرین میں ان کی ملٹری پریزنس ہے, امریکہ کا بھی ایک اسٹیک ہے. یقیناً ہمارے جو ان کے صدر صاحب ہیں انہوں نے تو ان کا خوشی کا اظہار کیا کہ بلکہ کہا کہ ریاض سمٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلا نتیجہ ہے وغیرہ, لیکن ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کچھ اور زبان اختیار کی ہے. تو قطر کی ایک اہمیت ہے بیکاز آئل اینڈ گیس آر ویری دے آر لائک دی بیک بون آف دی ورلڈ اکانومی. تو اس میں ڈسرپشن از اگینسٹ امریکن نیشنل انتظار کو یاد ہے کارٹر ڈاکٹرن پچھلے 30 سال سے یہ تھا جو بھی امریکہ کا ہے کہ اینی ڈسرپشن آف فلو فرام دا آئل ول بی اگینسٹ نیشنل انٹرسٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس وچ ول یوز آل مینز انکلوڈنگ فورس to ensure the continuation of the supply. This is the Carter Doctrine. اور وہ اس میں قطر کا ایک رول بنتا ہے کیونکہ it's a very important country in terms of gas and oil and as an exporter. پلس اس کے اتنے بڑے بڑے فائنینشیل وہاں پہ ایسیٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں باوجود کہ ٹرمپ کے بارے میں ہم اتنا یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریسپانسبلی ایکٹ کریں گے, لیکن اتنے سارے ایڈوائزر ہیں وہ سب مل کے کہیں گے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, ٹیکسی کو دبونا کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے. Someone will come to the rescue. مجھے سر اجازت دیجیے گا, ڈاکٹر فرقان حمید صاحب ہمارے ساتھ ٹرکی سے اوپر فون لائن موجود ہیں, صدر ہیں ہیڈ آف اردو سروس فار TRT. آپ سے بھی بات کرتے ہیں, کالمسٹ بھی ہیں جنگ میں, لہٰذا جو صحافتی پہلو ہے پوری بات کا آپ سے جانتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر فرقان, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ جی, تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس سر. ایئر مارشل ریٹائرڈ ریاض الدین صاحب ہمارے ساتھ پینل میں ہیں, ایمبیسڈر شاہد امین صاحب, سہیل وجاز صاحب, دے کین آل ہیئر یو, ہمارے ساتھ پینل میں. ہم یہی بات پہ ڈسکس کر رہے تھے, آپ کا اب اس پہ کیا ویو ہوگا؟ معاملات آپ نے شاید سنا ہو, ایمبیسڈر صاحب بھی یہ بات ابھی کہہ رہے تھے کہ اٹس لائک اے ببل اور یہ پروبیبلی برسٹ کر جائے گا. یہ شارٹ لیوڈ ہے, تمام جو اس وقت ایک بوائکاٹ اور ڈپلومیٹک ٹائز کٹ آف کر دیے گئے ہیں قطر کے ساتھ, ایک ریجنل آئسولیشن کی فضا قطر کے لیے کریٹ کی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ شارٹ لیوڈ ہے؟ میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اب اتنی جلدی یہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا, اس لیے کہ ایک دو گروپ اوپر کے سامنے آ رہے ہیں. ایک گروپ کی قیادت جو ہے وہ ترکی کا ہے, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ سعودی عرب کے ہاتھ میں ہے. اور اس وقت جو ہے ترکی میں کھل کر جو ہے قطر کی حمایت کی ترکی کے صدارت پاکستانی سفیروں کے اعزاز میں اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور 6 ممالک نے غلط اقدامات اٹھائے, ان کو اپنی پالیسی کی ہے اس سے نظرثانی کرنی چاہیے اور قطر کو اکیلا بھی چھوڑنا چاہیے. اور اس لیے ہم جو ہے قطر کا ساتھ دیں گے. قطر کی پالیسی جو ہے وہ صحیح ہے, قطر نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صحیح کر رہے ہیں, جبکہ سعودی عرب نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اور عالم اسلام کو اس میں نفاذ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ مل کر بیٹھ کر جو ہے یہ سب کچھ حل کیا جا سکے. لیکن لگتا ہی یہ نہیں کہ یہ اتنی جلدی حل ہو جائے گا, کیونکہ ترکی کے صدارت کے اعتبار جو ہے تقریباً روس اور کئی فرانس, کویت, سعودی عرب کئی ممالک کے سربراہ سے بات چیت کی ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ابھی تک لگتا نہیں کہ اس مسئلے کو اتنی جلدی حل کر لیا جائے گا. اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہاں یہ صاف ظاہر آ رہا ہے کہ آپ یہ دو گروپ اوپر کر سامنے آئیں گے, جس کی ایک لڑکی کے قطر کا ساتھ دے گا, جبکہ سعودی عرب کے ساتھ یہ ممالک شامل ہو جائیں تو تھوڑا سا ترکی کے سلسلے میں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ترکی کی جو ہے قطر کی پالیسی تقریباً ایک جیسی اقوام متحدہ کے معاملے میں تھی اور حماس کے معاملے دونوں جو ہے بالکل ایک دوسرے ایک ہی پیش کر رہے ہیں, اس لیے ایک دوسرے کی حمایت
करते चले आ रहे हैं और ये आइंदा भी जो है शाम के मामले में भी मैंने यही स्टार्ट किया हुआ था और दूसरे कई एक मामला से दोनों वाले सेम पेज पर है। इसलिए लगता है कि तुर्की जो है पीछे भी हटेगा, कतर के साथ मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये मसला थोड़ी देर हल होते हुए नजर नहीं आता। जी वही जो मीडिएटिंग आप किरदार की बात कर रहे हैं, कुवैत ने भी ऑफर किया है कि इट विल ऑफर द मीडिएटिंग रोल इस पूरे मसले को हल करने के लिए। मीडिएटर्स कौन कौन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? आप कह रहे हैं कि ये मामला आगे चलेगा और दिस इज नॉट टू बी ओवर सून, लेकिन मीडिएटर्स और एट द एंड ऑफ द डे जो लोग रेस्क्यू के लिए आएंगे, यूएस पे भी बात की जा रही है, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कम से कम ये बात कहते हुए नजर आए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब इस पे अग्री नहीं कर रहे हैं। क्या क्या मीडिएशन आप समझ रहे हैं इसके अंदर पॉसिबल होगी? नहीं, मेरे ख्याल में अगर कोई इस सिलसिले में किरदार अदा कर सकते, सबसे अच्छे किरदार है जो रजब तैयब अगवान ही कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस वक्त जो है खतर का साथ देकर थोड़ा सा अपने आप को गैर जानकार नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने आप खतर के साथ देने की थोड़ी अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, सऊदी अरब से थोड़ी सी दूरी इख्तियार करें, जिससे लगता है कि सऊदी अरब वो तुर्की के साथ मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आएगा, बल्कि हो सके इसमें कुवैत तो कोई और दीगर ममालिक जो है वो किरदार अदा कर सकते। तुर्की के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हालांकि सऊदी अरब और टर्की की सीरिया के बारे में पॉलिसी एक ही थी, लेकिन अब जो है इख्तलाफात निकल कर सामने आ रहे हैं। अब रजब तैयब सऊदी अरब के हुक्मरान से बातचीत की थी, लेकिन लगता है कि उन्होंने कोई इशारा किया तो मुज़ाकरात कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तक तुर्की के सदर कई एक ममालिक के सरबराह से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई मुज़ाकरात करने की, कोई कांग्रेस कराने की सिलसिला तक कोई जो है कोई शख्स नहीं देखी गई। अब देखते हैं कि कब तक कोई शख्स सामने आती है तुर्की सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकता है कि नहीं। अगर कर सकता है तो तुर्की ही कर सकता है, क्योंकि तुर्की को कोई भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली करनी पड़ेगी, सऊदी अरब का भी साथ देना पड़ेगा और कतर का भी साथ देना पड़ेगा, लेकिन तुर्की वादे तौर पर कहते कि कतर जो है इस वक्त सही है, सही रास्ते पर कतर जा रहा है, और कतर की जो सऊदी अरब के माध्यम से कुछ भी किया है गलत किया है तो अपनी पॉलिसी में तब्दीली करनी चाहिए। अब देखते हैं कि मजीद आगे क्या होता है। जी अच्छा डॉक्टर फुरकान, आपका भी क्योंकि सहाफती बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी, अल जजीरा के ऊपर जो रिजर्वेशन उठाए जा रहे हैं कि वो एक अपनी लाइन इख्तियार करता है, खित्ते में मामलात को अपनी नजर से पोर्ट्रे करता है और एक तरह से इंडिपेंडेंट कहा जा सकता है, आपको लगता है कि अगर इसमें कोई मीडिएशन की गई और कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढा गया तो अल जजीरा के ऊपर भी काफी बातचीत की जाएगी और यहाँ पर भी हम कोई मेजर शिफ्ट देखेंगे उनकी पॉलिसी में? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जो अरब ममालिक हैं वो अल जजीरा से कुछ नहीं है, खास कर कई एक ममालिक हैं वो अल जजीरा से खायता हूँ कि यही क्योंकि अल जजीरा जो है टिकटों के हर चीज आजादाना तौर पर पेश करता चला है। अलबत्ता तुर्की सिलसिले में कोई भी तुर्की को कोई खतरे में कोई खौफ नहीं है जजीरा के साथ अच्छे तल्लुकात हैं जजीरा, लेकिन जो अरब ममालिक उनके साथ अल जजीरा के सूरत में जो है वो अच्छे तल्लुकात कायम है। वो चाहते हैं कि एक खास किस्म की पॉलिसी तैयार की जाए, उनके नेगेटिव अरब ममालिक के नेगेटिव पहलू उजागर न किया जाए, इसी अरब ममालिक के खतर हो जाते हैं। अल जजीरा की ताल्लुकात खराब हुए और अल जजीरा के साथ अगर इन्होंने बैन लगाने का सिलसिला जारी रखा तो फिर चाहिए और अरब ममालिक है वो अल जजीरा को बैन लगाते चले जाएं, तो फिर जजीरा की पॉलिसी में भी फिर तब्दीली आएगी और देखते हैं कि मजीद आगे क्या कुछ होता है। अल जजीरा बेस्ट के भी और अल जजीरा को इसमें नुकसान तक पहुंचेगा। जी डॉक्टर फुरकान, वन लाइनर फ्रॉम यू, आप कह रहे थे टर्की इसमें मीडिएटिंग रोल बड़े बखूबी निभा सकता है, लेकिन गिवन द क्लोजनेस ऑफ टर्की विद सऊदी अलाइज, और यहाँ पर आपको लगता है ईरान के केस में भी अगर कतर की कोई न्यूट्रल पॉलिसीज रही हैं और किसी फिरका वारानियत को कतर ने स्पॉन्सर नहीं किया है और ईरान के लिए देव हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर, तो इसको भी आप इन अकाउंट लेंगे या टर्की इन अकाउंट लेगा टू बी अप्रोप्रिएट? हाँ अभी आप देखा जाए तो शाम के बारे में टर्की और ईरान जो एक दूसरे के तर्क जिसे कहते हैं कि दो मुख्य सफों में शामिल तो एक दूसरे के यहाँ पे दुश्मन है, इसलिए कि टर्की किसी सूरत की भी तो कतर को नहीं चाहेगा तो ईरान के करीब है। वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि जैसे पहले कतर और टर्की एक दूसरे के साथ हैं, इसी तरह आइंदा भी जो है कतर और टर्की जो है एक दूसरे के साथ हैं, तो ईरान को कतर से दूर रखा जाए, क्योंकि कतर और टर्की देखा जाए एक सुन्नी ग्रुप है, जबकि ईरान जो है शिया ग्रुप है, और टर्की किसी सूरत की जो है वो शिया ग्रुप में टर्की आप इससे पहले जो है शाम की वजह से मुश्किलात में बेकार है, वो किस सूरत के लिए भी चाहेगा कि
ईरान जो है वो कतर का अपना हावी का अपनी दृष्टि में मजबूत कर ले, इसलिए उसको दूर रखने की कोशिश करेगा और अपने ताल्लुकात को मजीद को खास तौर पर कल रगत का एक करता हूँ क्या, क्योंकि हम कतर के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। और एक चीज और आपको है बताता चले जाऊँ, इस वक्त इस्लामी ममालिक में चर्चा वाहिद मुल्क जिसमें अपना एक सोची हवाई अड्डा जो है कतर में कायम कर रखा है। अमेरिका ने तो कायम किया हुआ है, लेकिन सोची ने भी अपना एक फौजी हवाई अड्डा जो है वो कतर में कायम किया, जो कि काफी अच्छे से काम भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान हमीद हमारे साथ फोन लाइन पर थे टर्की से, उनसे भी हमने बात की और उनका जो व्यू था उसमें यकीनन ये बात एक मुनफरिद सामने आई है कि क्योंकि टर्की ने भी कोई मीडिएशन ऑफर की है तो दैट टू कैन बी ए पॉसिबल और इस एवेन्यू को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एम्बेसडर साहब, गेटिंग बैक टू यू, आपको लगता है टर्की? जी, मेरे ख्याल में टर्की का नहीं हो सकेगा, इसलिए कि तुर्की के अफवान मुस्लिमीन के बारे में बड़ी हमदर्दाना रवैया है। बिल्कुल जी। और उन्होंने मुर्सी के आउटस्टर को बहुत कंडेम किया था और ताल्लुकात तुर्की के और मिस्र के बहुत खराब हो गए थे। तो और फिर ये कि इखवान के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से मेरे ख्याल में उनका मीडिएटरी रोल के चांसेस कम है। सबसे बेहतर रोल तो कुवैत का ही है, क्योंकि कुवैत बाय एंड लार्ज बहुत सऊदी अरब के करीब भी है और निस्बतन मॉडरेट कंट्री है। एक और मुल्क भी कर सकता है एक रोल, वो ओमान है। ओमान भी निस्बतन एक मॉडरेट मुल्क है और आमतौर पर उसके ईरान के साथ भी लिंक्स वगैरह खुले हुए हैं। तो गालबन फिर अमेरिका, फाइनली अमेरिका का भी एक रोल होगा, इसलिए कि अमेरिका का ये मफादात के खिलाफ है, बात के डिस्ट्रप्शन हो जाए। मेरा अपना अंदाजा यह है कि कतर को एक लिहाज से फॉर्मर करके उनकी पॉलिसी में तब्दीली आएगी। ये नामुमकिन नहीं है कि एक और पैलेस टू हो जाए। मैं इसको रूल आउट नहीं करता कि एक और पैलेस टू हो जाए, लेकिन एक बात है जिसका बार बार जिक्र होता है, हमारे मुल्क में इसमें जो अलायंस है इसके बारे में कई लोगों के मुख्तलिफ राय और हम सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन देखिए एक चीज में मरकजी है जिसको लोग मुस्तकिल फरामोश करते हैं। अलायंस क्लब में हमारी मेंबरशिप या जनरल राहिल शरीफ का होना जो है वो एक अपनी जगह है, लेकिन इसकी बॉटम लाइन यह है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का एक सुतून है। अब मैं आपको लिस्ट करता हूँ कि किस लिहाज से सऊदी अरब हमारे लिए इंतहाई अहम है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी 2.5 मिलियन 25 लाख कहाँ पे बरकरार रोजगार हैं? सऊदी अरब में। सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंसेज कहाँ से आती हैं? सऊदी अरब से। जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एड इस रीजन में किस मुल्क ने हमें दी है? सऊदी अरब ने। 1998 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद फ्री ऑयल किसने दिया? सऊदी अरब ने। इंडिया के साथ तनाजात में पीस एंड वॉर टाइम में किसने सपोर्ट सबसे ज्यादा किया? सऊदी अरब ने। जब कश्मीर का मसला है उस पर चंद इस्लामी मुल्क हैं जो अभी तक कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान की हिमायत ज्यादा कर रहे हैं, वो है सऊदी अरब है। मिलिट्री कोलैबोरेशन सबसे ज्यादा हमारी किसके साथ है? सऊदी अरब के साथ। हमारी इतनी बड़ी फौज हमारी किस मुल्क में रही है? सऊदी अरब। सऊदी अरब इज नॉट जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री। लोग कहते हैं ईरान भी अहम है और कतर भी अहम है, सब अहम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। राइट, ये आपने मेरा मतलब ये है, जब कभी आप अलायंस की बात करती हैं, याद रखिए जनरल राहिल शरीफ का वहां बैठना जो है बड़ा एक क्रिटिकली आपका एसेट है। ही इज सिटिंग राइट इन द हार्ट ऑफ द सऊदी किंगडम, जहां पे उनका असर रसूख हाईएस्ट लेवल पे है और वो असर रसूख हम अपने कौमी मफाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सम की बात की कि अलायंस को छोड़ देंगे, जनरल राहिल शरीफ को वापस बुला लेंगे, इट विल हैव ए डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप, और उसकी अहमियत का मैं बयान कर चुका हूँ। तो असल चीज ये नहीं है कि अलायंस किधर जा रहा है और इंडिविजुअल से, असल चीज है द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप। बट साइमल्टेनियसली सर वी मस्ट ऑल्सो इंश्योर कि खित्ते में कोई भी मजहबी फिरका वारानियत को हम लोग हम तो नहीं कहते कि हम ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई में इन्वॉल्व होंगे, और उन्होंने जो ईरान के खिलाफ बयान दिया हमारे फॉरेन ऑफिसर सही कही है, उनकी सियासी राय है, इट इज नॉट ए मिलिट्री केस। राइट, तो हम लोगों ने फिलहाल तो उसमें अपना न्यूट्रल स्टैंड काफी अच्छे से मेंटेन किया है। सोहेल बजाज साहब, तमाम स्टेक्स जितने बताए हैं एम्बेसडर साहब ने, दीज आर ऑल इकोनॉमिक स्टेक्स। देखिए सऊदी अरब के साथ तो जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया हमारा बहुत ही स्ट्रेटेजिक अलायंस है और बहुत पुराना है, आज से नहीं है, मजहबी भी, वैसे भी और इकोनॉमिकली भी। दूसरा, हमारा साथ ईरान ने भी बहुत दिया है हमेशा ही, जब भी कभी कोई ऐसी वॉर वगैरह हुई हमने हुआ। ईरान का हमसे बॉर्डर भी मिलता है तो वो भी हमने देखना है। हमें अभी इत्तला मिली कि अफगानिस्तान में इंडिया अपनी फोर्सेस भी भेजने को तैयार है 15,000, गलत या सही, ये अफवाह है या सही है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट 10-20 डेज।
अफगानिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त बिगड़ रही है वो हमारे लिए बहुत ही सीरियस है इस तनाज़े में जो कि इस वक्त कतर में भी हो रहा है। मुसलमान जितने भी मुल्क हैं इस वक्त डिवाइड एंड रूल पे चल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह, बीइंग अ न्यूक्लियर पावर। और हमें अपना रोल जो है ना एज ए मॉनिटर या एज वॉट एवर जो भी आप समझ लें, बहुत ही सोच समझ के तय करना है कि बगैर किसी को नाराज किए हमारे लिए हर आदमी, हर मुसलमान मुल्क उतना ही अजीज और वो है जितना कोई भी। हाँ ठीक है, हमारे किसी के साथ इकोनॉमिक टाई है, किसी के साथ मजहबी है, किसी के साथ कोई और है, लेकिन हमें किसी फिरके के साथ या किसी ऐसी चीज के साथ नहीं देना चाहिए जिसमें कहीं से भी ये नजर आए कि हम इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, क्योंकि इस्लाम के साथ होना चाहिए हमें। और इस्लामी मुल्क जैसे कि बन रहा था, ये जो समिट भी हुई थी, इसका नजरिया ये था कि सारे मुल्क मिल जाएंगे और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाएंगे और आगे चलेंगे, जो कि अभी क्लियर नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह हो जाएगा, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि ये बहुत जरूरी है और वहाँ हमारा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि होने से आप बहुत सारी चीजों में, फैसलों में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बाहर बैठे हों तो आप राय नहीं दे सकते, अगर आप इनर सर्कल में हो तो आप थोड़ा सा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आपका कंसर्न से ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ कंसर्न, हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न तो सबका यही है साथ पूरे मुल्कों में, लेकिन इन्फ्लुएंस कितना है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्फ्लुएंस हमारा इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, राय शरीफ के साथ का वहाँ बैठा रहना। इसलिए हमें अचानक ये कहना कि हम आ जाएं या बाहर आ जाएं या कोई मीडिया हाइप इसकी क्रिएट करना सही नहीं है। इस पर बहुत ही तदब्बर के साथ, बहुत ही गौर के नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, तो एक तरफ अफगानिस्तान खड़ा है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ आपके और मसाइल हैं, चाइना से आपका इस वक्त सी पैक चल रहा है। चाइना जो है वो बहुत ही चीजें मंगाता है कतर से, चाइना की भी अभी पॉलिसी कोई ना कोई बयान आएगा थोड़े दिनों में, इंडिया का भी आएगा कतर के साथ। उनके बड़े अच्छे कतर के साथ इंडिया के जितने अच्छे ताल्लुकात हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि उनके बहुत डीप रिलेशनशिप है इंडिया से, तो वो भी अभी कुछ ना कुछ बोलेंगे। फिर यूके एक जो हमारा इस वक्त अलग हो गया है यूरोप से, ईयू से, अगर आप देखें तो यूके को भी थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया गया एज कम्पेयर टू इस वक्त जो जर्मनी है वो लीड कर रहा है एज ईयू। हाँ, अगर आप थोड़ा सा पिछले दिनों में अगर आप गौर करें उसकी मार्केट की सूरत हाल पे, तो यूके को भी कतर को देखना पड़ेगा। जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा, उनके कितने बड़े स्टेक्स हैं। अमेरिका का एक पॉलिसी जरूर है कि वो एनर्जी को ऊपर कंट्रोल रखना चाहता है, कहीं भी इस वजह से नहीं कि उसकी अपनी जाती जरूरत है, जो मैंने कहा, इस वजह से कि वो किसकी जरूरत पूरी करे और किसकी ना करे, ये भी उसका एक मॉनिटर का रूल रहता है कि नहीं इसको देना है, इसको नहीं देना। ये इसके लिए वो हर उस जखीरे पे अपना कंट्रोल रखना चाहता है एज ए पॉलिसी, कि जहाँ से कहीं भी किसी को एनर्जी की सप्लाई डिस्टर्ब हो या ना हो, या उसकी प्राइसिंग क्या हो और कैसे बढ़े और कैसे कम हो, ये उसका रोल रहेगा और ये उसे खत्म। जहाँ तक मिलिट्री का रोल है, कतर अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली अगर आप नक्शे पे देखें तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि इधर अमान में भी इस वक्त हाल ऐसा है कि उनके जो लोग हैं वो अभी इतने थोड़ा सा वहाँ भी चेंज आने का हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप पता नहीं किस तरफ हो। तो और दूसरी तरफ आप बहरीन को देखें, वहाँ उनका बेड़ा है। अगर आप इसको देखते तो इसकी वाहिद सरहद जो है सऊदी अरब से अगर सैनकॉम की मिल रही है तो वो डायरेक्टली तो वो इधर से मिल रही है या बहरीन से मिल रही है, दो ही जगह, एक दमाम की साइड से एक ही साइड। इसलिए अमेरिका को या इसको इतनी आसानी से इग्नोर नहीं करेगा। हाँ, ये मुझे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि कतर को प्रेशराइज करके अपने चंद जो मुतालबात हैं वो मनवा लिए जाएंगे। वो एक ये है कि जो उसका एक सॉफ्ट इमेज है अल जजीरा, जो वो पोर्ट्रे कर रहा है ऐसे जैसे हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, CNN टाइप, और ये और उसकी रेटिंग बहुत जबरदस्त है अरब वर्ल्ड में भी, क्योंकि वो हर जबान में बोलता है। वो वैसे हकायक भी बताता है। नहीं, हकायक भी बताता है, हर जबान में बोलता है। टर्की में भी एक है अल जजीरा, अंग्रेजी में भी है अल जजीरा, अरबी में भी है, तो उर्दू में भी है, मतलब आप किसी भी जबान में देखें अल जजीरा मौजूद है। और अल जजीरा के पास जो एंकर्स हैं, जो उनके पास नॉलेज है, वो इतनी जबरदस्त होती जा रही है कि कम्युनिकेशन जो मीडिया आजकल सबसे बड़ा है वो उनका एक बहुत बड़ा टूल बनता जा रहा है, यानी इट इज बिकमिंग लाइक अ थ्रेट। इंटरनेशनल मीडिया को थ्रेट बन रहा है, सीधी सी बात करें, सीधी सीधी की वो थ्रेट बन, अब उसको उन्होंने गायब करना है अल जजीरा। इंटरनेशनल मीडिया से आपकी मुराद CNN, BBC, सब मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जनरलाइज बात कर रहा हूँ। थ्रेड, इस थ्रेड को उन्होंने कंटेल करना है। कंटेल आप देखिएगा कि जब जैसे ही वो अल जजीरा को विड्रॉ करेंगे या अपने यहाँ से हेडक्वार्टर ही से निकाल दें तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो निकाल भी दें वो टर्की चले जाएंगे, टर्की में भी अल जजीरा है, सब जगह हेडक्वार्टर चेंज करना कौन सा मुश्किल काम है। हमारे यहाँ की कितने मीडिया कभी दुबई चली जाती, कभी कहाँ से। मेरे हिसाब से उन्हें
उन्हें 2-3 चीजों पे वो मान जाएंगे, सॉफ्ट चीजों पे कि अल जजीरे का हेडक्वार्टर हम निकाल देते हैं, वो वहाँ चला जाए, ये उधर चला जाए, 2-4 चीजों पे हम नहीं करेंगे। बट उन्हें कहीं साबुत तो है नहीं, जो एम्बेसडर साहब ने बताया दिया वो करते हैं किसी को फाइनेंस, हाँ वो कहेंगे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करते, खामोश हो जाएंगे कुछ दिन। तो मेरे हिसाब से ये 10-15 दिन में सारी दुनिया का प्रेशर आना शुरू होगा। इसलिए इस दौरान हमें जैसे बाकी भी पैनलिस्ट की राय है, खामोशी से अपने रोल को डिफाइन कर लेना चाहिए कि अगर खुदा ना खासकर बिगड़ी सूरत है तो हम किस तरीके से इस पे रिएक्ट करेंगे या अपना रोल अदा करेंगे। ये इसी के ऊपर यही जो रोल आपने कहा है मार्शल साहब, आपके लास्ट लाइनर्स में करेक्ट करूंगी, आई हैव माय लास्ट मिनट ऑफ द शो। बेसिकली इट इंटरनल इशू बिटवीन द अरब कंट्रीज, इनका आपस का मामला है, हमारा ये स्टांस है इस वक्त। मेरा ख्याल है हमारी अभी जो डिस्कशन हुई उसमें भी बेसिकली ये आउटकम। आपसे मैंने पूछा नहीं, डू यू सेकंड दिस कि हम इस वक्त जरा इख्तियार करें? बिल्कुल, इस वक्त हमारे लिए दैट्स द बेस्ट पॉलिसी कि हम लोग इसको इस तरह देखा जाए कि ये इंटर अरब इशू, लेट देम सॉर्ट आउट अमंग देमसेल्व्स, इफ दे रिक्वायर सम हेल्प वी विल, but that will be also judged from what type of help is being required. It's not a military help, but it's a a facilitator. But anything beyond that. But just going back to one thing, that what the media and media role is, what some people say about CNN, Trump will be very upset because Trump thinks that CNN is corrupt and a biased channel, yes. And so are most of the other media channels. So media is a very strong tool, and I think this particular Al Jazeera must continue to exist in the shape and form that it is, because it portrays or projects a view which is very important. Very important, right? ठीक है। अच्छा, आपका सर लास्ट लाइन है, वैसे तो अल जजीरा के ऊपर आपका लास्ट लाइन है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बेसिकली पाकिस्तान शुड बी वेरी केयरफुल। पहले तो देखें हालात किस तरफ जा रहे हैं, और देन विल सी एट सम स्टेज हो सकता है हम किसी किस्म की मीडिएटरी रोल में आ सकते हैं सामने, फॉर द टाइम बिंग लेट द अदर्स ट्राई। राइट, ठीक है। इस नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मीडिया की भी, वहाँ पर फ्री एंड फेयर मीडिया यकीनन बहुत अहम सुतून किसी भी मुआशरे का। वेरी ग्रेटफुल फॉर जनरेटिंग सच ए प्रोडक्टिव डिस्कशन। आज हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड जादुद्दीन शेख साहब मौजूद थे, एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब ने हमारा साथ दिया था पूरे डिस्कशन में, सोहेल वजाहत साहब भी हमारे साथ है पूरी रहनुमाई के लिए, और फोन लाइन पर डॉक्टर फुरकान हमीद ने हमें ज्वाइन किया था ऑल द वे फ्रॉम टर्की, TRT सर्विस उर्दू हेड के उर्दू सर्विस के नुमाइंदे, और उनसे भी हमने जो सहाफती पहलू है उसके ऊपर बात की। कैसा लगा डिस्कशन? हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक ना भूलिएगा। इंपॉर्टेंटली ये एक डिवाइड को एग्रीवेट करता हुआ नजर आता है। यकीनन अगर ये कंटिन्यू करता है तो दीगर भी जो ममालिक हैं या प्लेयर्स हैं वो अपनी अपने साइड्स इख्तियार करेंगे, विच इज एज मोर डिवास्टेटिंग, और इसके मजीद डिवास्टेटिंग इंप्लीकेशन हम देखेंगे कि आएंगे इफ द मैटर कंटिन्यूज। लिहाजा इसका सोल्यूशन, इसका रेजोल्यूशन जितना जल्द हो सके पॉसिबल करना चाहिए, बनाना चाहिए, और जितने भी मीडिएटर्स हैं इसमें सामने आए और अपना किरदार प्ले करें, ताकि ये पूरे एक ना सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन ना बन जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।